गुड मॉर्निंग सभी को। और हम ऑनलाइन क्लासेज जो हैं वो चल रही है, उसमें हम पढ़ रहे हैं। और अब हम सीरियसली क्लास जो है वो लेते हुए और हर एक वर्ड पर आप ध्यान देते हुए और पीछे का थोड़ा सा रिवाइज करते हुए देखें। और जो डेमो क्लासेस थी पिछली वो हो चुकी, उसमें लगभग हमने देखा था कि जो सिलेबस आउटलाइन करवा दिया गया था उसको ही हमने और थोड़ा रिवाइज किया है और अच्छे से समझने की कोशिश की है। अब हम उसके बाद नेक्स्ट जो है आगे नेक्स्ट जो है आयोडोफॉर्म देखते हैं। क्लोरोफॉर्म तक मैं आपको करवा चुका हूँ। आयोडोफॉर्म जो है वो अब नेक्स्ट लेंगे। आयोडोफॉर्म फॉर्मूला है CH3। थोड़ा सा ध्यान दें, आपको क्लोरोफॉर्म पढ़ाने से पहले और पॉलीहैलोजन कंपाउंड जो है उसमें इसे वर्गीकृत करते हुए क्लासिफाइड करते हुए हमने दिया था। और उसमें हमने देखा था कि CH3 ये ट्राई हैलोजन कंपाउंड थे। पॉलीहैलोजन कंपाउंड में ही हमने देखा था डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन, टेट्रा हैलोजन, उनमें हमने देखा था ये ट्राई हैलोजन कंपाउंड है, यौगिक है। ट्राई हैलोजन यौगिक जो है उनको हम CH3 से लिख सकते हैं, मोनोकार्बन वाले हो तो। और यहाँ पर ट्राई हैलोजन जो यौगिक हैं उनको हमने जो ये था इसे कॉमनली हमने लिखा था हैलोफॉर्म। इसे हमने कहा था हैलोफॉर्म। यहां पर ध्यान दें, हैलोजन जो है वो यहां पर X जो है वह हो सकता है FCl Br। लेकिन अपने सिलेबस में हमने देखा था कि केवल क्लोरीन तथा आयोडीन इनकी मेनली हैलोफॉर्म कंपाउंड जो है वो अपने सिलेबस में है, क्लोरीन और आयोडीन। ठीक है, तो अब यदि हम यहाँ पर देखें तो F जो है उसे हटा सकते हैं और इसी प्रकार से आयोडीन लेते हैं। अब यदि क्लोरीन हो तो इसे क्लोरोफॉर्म, इसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। यदि आयोडीन हो तो उसे कहते हैं हम आयोडोफॉर्म। ब्रोमीन हो तो ब्रोमोफॉर्म। अब इस प्रकार से हम जो हैलोफॉर्म है वो देखेंगे। अपने सिलेबस में दो ही नहीं, इसलिए आपने ध्यान भी दिया होगा कि मैंने ये दो ही जो है वो कॉमनली लिए हैं, आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की स्टडी हम कर चुके हैं। क्लोरोफॉर्म की स्टडी में हमने देखा है कि क्लोरोफॉर्म जो है उसमें हमने विवर्तन की विधियां देख ली, गुणधर्म देख लिए, रासायनिक अभिक्रियाएं देख ली, केमिकल रिएक्शंस वगैरह फॉर्मेशन मेथड जो है वो हम इसमें कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्लोरोफॉर्म हम कंप्लीटली कर चुके हैं। तो इसमें अब हमें ज़्यादा डिटेल से गहराई से जाने की जरूरत नहीं और इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम आयोडोफॉर्म पढ़ते हैं। आयोडोफॉर्म जो है उसमें हम देखेंगे CH3 की जगह I3 आयोडोफॉर्म, फॉर्मूला CH3। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट यदि देखें तो इसकी डिटेल से स्टडी करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे विवर्तन की विधि। सबसे पहले मेथड ऑफ फॉर्मेशन, ये विवर्तन की विधि, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, और इसे हम लिख सकते हैं विवर्तन की विधि। विवर्तन की विधि यदि हम देखें आयोडोफॉर्म के विवर्तन की विधि तो उसी प्रकार से हमने जैसे देखा था हैलोफॉर्म अभिक्रिया में। हैलोफॉर्म अभिक्रिया में हमने देखा था कि किस प्रकार से हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा हैलोफॉर्म जो है प्राप्त किया जाता है। तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा ही हम यहाँ पर आयोडोफॉर्म बनाएंगे। आयोडोफॉर्म बनाने के लिए मैं आपको रिएक्शंस जो है वो पहले बता देता हूँ। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट जो है, जो जरूरत है वो रहेगी हमें NaOH की प्लस आयोडीन I2। इसकी यदि हम रिएक्शंस करवाते हैं, दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सोडियम हाइपोआयोडाइड प्राप्त होता है
NaOI, सोडियम हाइपो आयोडाइड NaOI और प्लस HI। यह HI जो है वो दोबारा रिएक्शन कर लेता है और आप देखोगे इस प्रकार से ये दो मोल अभिक्रिया HI जो है वो एसिडिक नेचर का होता है और इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है। इस कारण हम देखेंगे कि NaOH जो है वो दो मोल जरूरत पड़ेगी हमें और इससे हमें NaOI जितना आयोडीन है उतना NaOI बनेगा प्लस NaI प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस है क्या आप देख सकते हैं। सोडियम जो है वो हमारे पास 2 मोल है, आगे हमने देखा 2 मोल बन गया और इसी प्रकार से हम यदि देखें तो H2O निकल गया और NaI बन गया और टोटल बैलेंस रिएक्शन जो वो हमें प्राप्त हो जाती है। अब NaOI नाम क्या है? नाम है इसका सोडियम हाइपो आयोडाइड। आपने देखा फिलहाल एक बहुत ही बड़ी महामारी कोरोना चल रही है और उसमें आप ये देख रहे हैं कि एक जो कीटाणुनाशी जो है जो ये वायरस है इसे खत्म करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है, जो कि हम पहले बना चुके हैं पिछली रिएक्शंस में। हैलोफॉर्म अभिक्रिया में हम उसे बना चुके हैं। यदि हम I2 की जगह Cl2 लें और यहाँ पर आयोडीन आ जाए, आयोडीन की जगह Cl आ जाए तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बने और यही जो है वो वायरस जो है उसे खत्म करने में काम में आता है। और ये जो वायरस कोरोना वायरस है कोविड-19 उसको खत्म करने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है, इसी का जो छिड़काव वो किया जाता है सैनिटाइज करने के लिए। तो यहाँ पर यह जो सोडियम हाइपोआयोडाइड है उससे कुछ अलग है, सोडियम हाइपोक्लोराइड से अलग है सोडियम हाइपोआयोडाइड, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन है। अब हम और आगे देखते हैं, ये जब इसकी सोडियम हाइपोआयोडाइड की रिएक्शन जो है वो एथेनॉल से करवाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें हैलोफॉर्म रिएक्शन में थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर हैलोफॉर्म रिएक्शन जो थी वो जिसमें ये समूह था वो दे रहा था हैलोफॉर्म अभिक्रिया, अथवा जिसमें यह समूह था वो हैलोफॉर्म अभिक्रिया दे रहा था। हैलोफॉर्म अभिक्रिया जो है वो इस समूह के द्वारा अथवा इस समूह के द्वारा दी जा रही थी। तो यहाँ पर ध्यान दें यदि मैं दोनों जगह H रखता हूं H, तो उस स्थिति में यह तो बन जाता है एथेनाइल मतलब एसिटाल्डिहाइड और ये बनता है एथेनॉल। तो हम एथेनॉल भी काम में ले सकते हैं और एसिटाल्डिहाइड भी काम में ले सकते हैं, किसमें? हैलोफॉर्म अभिक्रिया में। इसी प्रकार से हम हैलोफॉर्म अभिक्रिया में कीटोन भी काम में ले सकते हैं। यदि मैं इसकी जगह CH3C डबल बॉन्ड O यह समूह चाहिए हमें, यही है अथवा ये चाहिए, तो ये समूह मैंने ये लिया यहाँ पर। यदि मैं यहाँ पर CH3 लिख देता हूं तो उस कंडीशन में इसका नाम हो जाता है एसीटोन। नाम है वो आपको 11th में मैं अच्छे से करवा चुका हूं और जनरल नेम आईपीसी नेम, और फिर भी आप इन्हें रिवाइज करते रहे साथ के साथ, और छुट्टियों में या आपकी क्लासेस चल रही है उसमें आप अच्छे से इन्हें तैयार करें। एसीटोन एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड मैं इसका आपको जो टेक्निकल वर्ड है जो नेम है उनका आपको हिंदी मीडियम के बच्चों को भी मैं इंग्लिश में अभ्यास करवा चुका हूँ अच्छे से, तो आपको इसमें इतने लैंग्वेज में शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश में भी यदि आप इसे लिखते हो तो ये जो है वो एथेनॉल, और जनरल नेम यदि हम लिखे तो एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। एक बार हम जनरल नेम ले रहे हैं सभी के। अब इनके आईयूपीएसी नेम यदि हम देखते हैं, ये कंपाउंड हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं इसे प्राप्त करने में, आयोडोफॉर्म प्राप्त करने में। आयोडोफॉर्म बनाने में हम इनका यूज जो है वो कर सकते हैं। ये हमारा प्राइमरी मटेरियल है, प्राथमिक पदार्थ है, जिससे हम आगे NaOH और I2 के साथ अभिक्रिया करवा करके आयोडोफॉर्म प्राप्त करेंगे, या NaOH और H2 के साथ अभिक्रिया करवा के हम हैलोफॉर्म जो है वो प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आयोडोफॉर्म प्राप्त करते हैं।
तो इनके आईपीएस नाम जो वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसका आईपीएस नाम मैं सीधे लिख देता हूं क्योंकि मैं डिटेल से आपको ये चीजें बता चुका हूं। प्रोपेनॉल, एथेनॉल जो ब्रैकेट में है वो आपके आईपीएस नेम है एथेनॉल। पहचान लोगे आप, बिल्कुल अच्छे से पहचान सकते हो क्योंकि आईपीएस नोमेनक्लेचर में जो आपका अनुलग्न लगता है, सफिक्स लगता है, उससे आप आराम से देख करके पहचान सकते हो कि आईपीएस है और ये टोटल नेम है। लिखने का तरीका भी मैं आपको इसके लिए बता चुका हूं। ये आपका है एथेनॉल, एथेनॉल आईपीएस नेम है। इसका ब्रैकेट में जो नेम है वो आईपीएस ही है और जो बाहर जो नेम है वो जनरल है। ये हमारे पास प्राइमरी मटेरियल ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि मैं ये ले लेता हूं, डबल चेन वाला ये ध्यान दें, यदि मैं ये ले लेता हूं तो ये इससे प्राप्त हो जाएगा बीच में इंटरमीडिएट के रूप में, तो ये लेने पर ये अपने आप आ जाएगा और इसे हम लास्ट में सीधी एक रिएक्शन के द्वारा देख लेंगे। अब एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट रख सकते हो इसका, ये हमें चाहिए। अब मैं इसे मिटाने वाला हूं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको टाइम नहीं दूंगा क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां पर एक स्टेप हम लिख चुके थे, वो स्टेप थी NaOI सोडियम हाइपो आयोडाइड प्लस NaI प्लस H2 और इसका नेम हम लिख चुके थे सोडियम हाइपो आयोडाइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मैं एथेनॉल लूंगा क्योंकि एथेनॉल लेंगे तो उसमें एथेनॉल इंटरमीडिएट के रूप में बन जाएगा, तो वो एक स्टेप हम हटा सकते हैं और एसीटोन जो उसे लास्ट में देखेंगे और इससे हम आयोडोटोन जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमने लिया एथेनॉल CH3CH2OH। अब हमें इसे एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए हमें दो हाइड्रोजन जो है कन्वर्जन करने के लिए इसमें दो हाइड्रोजन जो है वो निकालने पड़ेंगे और निकालते ही बन जाएगा CH3CHO। तो इसके लिए जो ऊपर हमने बनाया है सोडियम हाइपोआयोडाइड उसके दो मोल के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। जितना हमें हाइड्रोजन हटाने हैं उतने ही सोडियम हाइपोआयोडाइड जो है वो ले लेते हैं। तो हमने दो मोल NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड यदि हम दो मोल लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास ये चेंज हो जाता है CH3CHO लिख दूं चाहे मैं इसे आपको, तो ये देखिए इसे मैं ले लेता हूं संरचना सूत्र के रूप में, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के रूप में, और इस प्रकार से हम इसे रख सकते हैं। प्लस बाकी जो बना वो देखते हैं, आयोडीन जो वो सब्स्टिट्यूट हो गया हाइड्रोजन से, तो इस प्रकार से हमें 2NaOH इसमें प्राप्त हो गया। अब रासायनिक अभिक्रिया में आप इस चीज का भी ध्यान रखिए कि NaOH जो बनता है इंटरमीडिएट के रूप में वो शुरुआती स्टेप में वापस काम में आ सकता है, किसमें, एज ए रिएक्टेंट, मतलब एज ए रिएक्टेंट वो काम में आ सकता है, मतलब वह अभिकारक के रूप में हम वापस प्रयुक्त कर सकते हैं। अब लीजिए यहाँ पर ये बन गया और ये यहाँ पर मैं इसे एज ए रिएक्टेंट जो है वो काम में लूंगा। अब आप समझ सकते हैं इस चीज को कि यदि हम ये स्टेप रखते हैं तो एथेनॉल और ये हटा देते हैं तो एथेनॉल, इनके द्वारा हम आयोडोफॉर्म जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा ध्यान दें, यदि मैं यह स्टेप रखता हूं तो एथेनॉल से आयोडोफॉर्म बनाते हैं, ये स्टेप हटा देता हूं सीधे ये स्टेप ले लेता हूं तो एथेनॉल से आयोडोफॉर्म जो है वो हम बनाते हैं। अब देखिए एथेनॉल जो है ये था एथेनॉल और ये है एथेनॉल। एथेनॉल से हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें ये हाइड्रोजन हटाने हैं, ये हाइड्रोजन हटाने, जितने हाइड्रोजन है उतने आप NaOI सोडियम
हाइपोआयोडाइड जो है काम में दे दीजिए, मतलब 3 मोल काम में दे दीजिए, तो 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 आयोडीन को, और यहाँ पर 3 आयोडीन आ जाएंगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास ट्राई आयोडो एथेनॉल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये देखिए CI3CHO प्लस CI3CHO प्लस 3 NaOH। अब आप देखोगे यहाँ पर 5 NaOH जो है वो पहले ही इसमें रिएक्शंस में मिल चुके हैं, और उसी प्रकार से पीछे कंज्यूम भी हुए हैं, 5 लिए हैं तो ये 10 कंज्यूम हुए, तो 5 जो वो हमें वापस मिल चुके हैं एथेनॉल। इस प्रकार से एथेनॉल जो हमने लिया उसकी सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाई, ये बन गया। अब कुछ यहाँ पर यूज होने के बजाय यहाँ पर तो वही रहा, जैसे 10 यूज हुआ, 10 मोल NaOH यूज हो गया। 10 मोल कैसे, 3 और 2 5 NaOH चाहिए हमें, तो 5 दूनी 10, 1 मोल बनाने के लिए 2 चाहिए, तो 10 मोल NaOH काम में आ गया, तो 5 मोल NaOH जो है वो तो हमें वापस मिल गया। कंज्यूम कितना हुआ, 5 मोल NaOH कंज्यूम हुआ, ठीक है। 5 मोल NaOH जो है वह कंज्यूम हुआ टोटल। ये देखिए यहाँ पर 2 से 1 बनता है, तो ये कितने काम में लिए थे हमने, 5 काम में लिए थे, 10 चाहिए जिनमें से 5 हमें वापस मिल गए, ठीक है। अब 5 हमें वापस मिल जाते हैं, तो 5 ही कंज्यूम हुए, लेकिन अगली स्टेप में एक और जो है वो काम में आ जाएगा, CI3CHO प्लस NaOH। यहाँ पर यह है, यदि आप देखें तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस है, मतलब एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस है, और इसमें यदि हाइड्रोलाइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले हम हाइड्रोलाइसिस करके फिर NaOH से अपघटन कर सकते हैं, इसका डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, लेकिन हम सीधा यदि करना चाहें तो मैं आपको पहले भी इसमें बता चुका हूं वेबरियर-थैलेमाइड संश्लेषण में कि ये आप इस बॉन्ड को तोड़ करके सीधे भी इसे काम में ले सकते हो, HCOONA, ये तो निकल गया अपना अलग से, और ये H आ गया इसके साथ, ये बन गया CHI3। ये हाइड्रोजन इसके साथ ये बॉन्ड टूटा, इसके साथ जुड़ करके और क्या बना दिया इसने, CHI3, ये बन गया। अब इसे अगले को समझने के लिए मैं इसे थोड़ा सा चेंज करता हूं ताकि आप अच्छे से इसे समझ सकें कि मैं इसे डबल बॉन्ड, और ये मैंने समूह की संरचना बनाई है केवल CHO सीधे दिखा, या इसे स्ट्रक्चर बना दी इसकी। अब इसके साथ ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर जुड़ेगा ONA, तो HCOONA, HC डबल बॉन्ड HC_O, और इस पर जुड़ गया ON। इस प्रकार से हमारे पास आयोडोफॉर्म प्राप्त हो गया। फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म, ध्यान से देखिए 4 रिएक्शंस हैं, टोटल 20 का जो है मैं करूंगा अभी, और आपको बताया है। आप साथ में ये भी ध्यान रखिए सभी स्टूडेंट्स कि इन्हें हो सके उतना कॉपी में उतार करके पढ़ें, अदरवाइज ये केमिस्ट्री है, आप एक बार वीडियो देखकर अंत तक पहुंचोगे, दोबारा ये उसी तरीके से साफ हो जाएगी और आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा कि कैसे क्या बना था। तो इसलिए आप इसे साथ के साथ वीडियो को बीच में पॉज कर करके और उसके बाद आप पॉज करते हुए इसे साथ में उतारते रहें, उतार लेंगे साथ के साथ हाथ से उतार लेंगे, समझ लेंगे तो ये दिमाग में रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेंगे बातें। उसी समय आप ध्यान करें। यदि आपको कम समझ में आता है तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो, मैं पूरी डिटेल इसमें आपको साथ में बता रहा हूं। अब आप इसे देखिए, हमने यहाँ पर आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन कर लिया और ये बन गया, ये इतने स्टेप में हमने किया। अब आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए, ये NaOI कितने काम में आई, 2 3 5 बनाने के लिए हमें 10 NaOH चाहिए और 1 NaOH ये हो गया 11 में से 5 NaOH जो है वो वापस मिलते हैं, तो कितने बाकी रहे, 11 में से 5 निकालने पर हमारे पास आ गए 6। तो अब हम टोटल रिएक्शन लिखेंगे, तो उसमें टोटल NaOH जो है वो 6 ही लेंगे, क्योंकि बाकी कट गए। रिएक्शन में दोनों तरफ जो चीजें
आती हैं समान होती है वो कट जाती हैं। मैं यहाँ पर इसे अब आगे बढ़ा रहा हूँ, ऊपर आप इसकी टोटल रिएक्शन जो है वो देख सकते हैं। टोटल रिएक्शन जो है किस प्रकार से होगी, ऐसे होगी। टोटल रिएक्शन के लिए हम टोटल रिएक्शन में एथेनॉल ले रहे थे CH3 CH2OH एथेनॉल प्लस NaOH। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि टोटल NaOH जो है वो यहाँ पर NaOH हुए उससे डबल कंज्यूम होंगे, तो 5 दूनी 10 और 1 11 में से बन गए वो निकाल दो, 11 में से बन गए वो निकाल दो, 6 थे, तो यहाँ पर 6 NaOH जो है वो काम में आ जाते हैं। उससे पहले हम I2 ले लेते हैं। I2 जो है वो कितने काम में आए, हमने ये कितने दिए उतने हमारे पास काम में आ जाएंगे। कितने I2 जो है वो काम में आएंगे, इसे आप देख सकते हो। दूसरा यहाँ पर ये भी ध्यान देने की बात है कि यदि हम देखें तो आयोडीन जो है उन्हें बैलेंस कर लेंगे और रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनेंगे उसके साथ अभी रख लेंगे, एक बार इसे बोल रखते हैं यहाँ पर, और NaOH जो है वो ले लेते हैं क्योंकि वो हम काउंट कर चुके हैं। तो NaOH जो है वो 6 काम में है। ठीक, अब आप इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं उन्हें आप देख सकते हैं कि आयोडीन जो है वो कितने हैं। यहाँ पर जो NaOH कंज्यूम हो रहा है उसमें आगे आयोडीन जो उसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो इसलिए NaOH जो है उसमें 2 आयोडीन जो है वो कम हो जाएंगे और इस प्रकार से हमें वापस भी मिलते जाएंगे। तो हम यहाँ पर बैलेंस करने के लिए एक बार 4 रखते हैं, 4 बाद में चेक कर लेना एक बार, तो यह ध्यान में भी रख सकते हो। एक बार रिएक्शन बैलेंस होने के बाद चेक कर लेना। हमें प्रोडक्ट बाद में देखेंगे, पर रिएक्टेंट जो होंगे एक बार दोबारा देख लेते हैं। एथेनॉल एज रिएक्टेंट लिया हमने, NaOH लिया, I2 लिया, और हमारे पास एज रिएक्टेंट कुछ नहीं है क्योंकि ये इंटरमीडिएट में ही बन जाता है। अब हम टोटल इसका करते हैं, तो एक बार मैं थोड़ा सा यदि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो तो रिपीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन आपको करवा रहा हूँ। आयोडोफॉर्म जो है उसका फॉर्मेशन करवाते हैं, तो एथेनॉल NaOH और I2 से होता है। NaOH बनाने के लिए हम पहले रिएक्शन करवा लेते हैं NaOH और I2 की, और हमारे पास आयोडोफॉर्म बन जाता है। सोडियम हाइपोआयोडाइड जो वो बन जाता है, और वो सोडियम हाइपोआयोडाइड जो है उसकी आगे रिएक्शंस कर रही है, तो हमने इसे इस प्रकार से लिख लिया। अब प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट एक तो ध्यान रखिए कि CH3 जो हम आयोडोफॉर्म बना रहे हैं वो बना है, प्लस HCOO सोडियम फॉर्मेट नाम इसका, सोडियम फॉर्मेट जो है वह बन गया है। NaOH वापस कंज्यूम हो जाएगा, इसे हम नहीं मानेंगे, ये इंटरमीडिएट है, ये भी एज ए रिएक्टेंट काम में हमें आ रहे हैं, तो इसे भी हम एज ए प्रोडक्ट नहीं लेंगे। प्रोडक्ट में ये आया प्लस NaI प्लस H2O। अब आप रिएक्शन आराम से बैलेंस कर लें, कटने वाली चीजें वो काट दें। वाटर जो है वो हमारे पास यूज में नहीं आता है। 4 I2 जो है वो काम में आए, तो मतलब 4 में 8 आयोडीन है, तो 3 और बाकी के 2 हैं वो यहाँ पर बैलेंस कर दें। कितने बाकी कितने बचे, 4 में 8 में से 3 घटा दें, 5 NaI जो है वो काम में आ गए हमारे पास, और सॉरी शेष रह गए, और बाकी अब देख लें रिएक्शंस बैलेंस होनी चाहिए। जहां तक मैं देख रहा हूँ रिएक्शन बैलेंस है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टोटल रिएक्शन है। अब आप एक बात और ध्यान से देखें, यहाँ पर यदि मैं एथेनॉल न लेकर के एथेनॉल लेता तो यहाँ पर हमें आयोडीन जो है वो कितने कम लेनी होती, 2 आयोडीन जो है वो कम लेनी होगी। मतलब आयोडीन यहाँ पर हमने कितनी दी है, सोडियम एक बार वो देखें, सोडियम 6 है, 5 और 1 6, रिएक्शन बैलेंस है। 2 आयोडीन कम लेनी होगी, तो हमारे पास 3I2 जो है वो काम में आ जाएगा। मतलब इसी के अकॉर्डिंग मैं रिएक्शन लिखा हूँ, एक बार इसे समझ लें। एथेनॉल जो है वो लेकर के रिएक्शन लिख रहा हूँ, तो एथेनॉल जो हो ये हो गया CH3CHO
यदि मैं ये लेता हूं तो हमारे पास आयोडीन जो है वो 2 कम लेनी पड़ेगी, 3I2। NaOH भी 2 कम हो जाएंगे और 2 NaOH कम हो जाएंगे तो हमारे पास 4 NaOH काम में आएंगे। और इसी प्रकार से CHI3 बन जाएगा प्लस HCOO Na बन जाएगा प्लस NaI जो है वो आप देखोगे कितने बनेंगे, उसे हम देख लेते हैं। NaI प्लस H2O कितने रखते हैं। यहाँ पर आयोडीन जो है वो 3 काम में आ चुकी है, या सोडियम यदि हम देखें तो 1 काम में आ चुका, बाकी 3 जो हो NaI के रूप में होंगी। प्लस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप H2O लगा सकते हैं, H2O। ठीक है, अब आप इसे NaI जो है उसके अकॉर्डिंग इसे बैलेंस पर देख सकते हैं। NaI से आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। H2O हमने देखा, ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन जो है होनी चाहिए। हाइड्रोजन देख लें एक बार, हाइड्रोजन 3 और 1 4 और 4 8 हाइड्रोजन इधर इधर 1 2 2 और बाकी H2O जो है उससे हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ऊपर वाले में भी इसी प्रकार से करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6 और 6 12 हाइड्रोजन, और आगे जो है वो हमारे पास 12 में से 2 5 H2O होगा। और थोड़ा रिएक्शन बैलेंस का ध्यान रखें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप H2O से बैलेंस करते रहें। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 4 और 4 8 8 में से आप घटा दें 2, तो 8 में से 2 घटा दें 6 बचे, 6 हाइड्रोजन जो 3H2O से बैलेंस हो जाए। इस प्रकार आप बैलेंस रिएक्शन लिख सकते हैं। यदि आपको ये रिएक्शन समझ में आई है तो आप एसीटोन लेकर के भी आराम से रिएक्शन जो है वो लिख सकते हो। इसके लिए शर्त एक ही है कि आपको कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना होगा। खाली सुनने से आप रिएक्शन नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। तो आपको कॉपी पेन लेकर के रिएक्शन जो हो उनको उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। अब मैं इसी तरीके से बताता हूं अगला एक एग्जांपल और लेते हैं हम, CH3 CH3 मतलब एसीटोन ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस हाइड्रोजन की जगह CH3 आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर एसीटोन लेते हैं एथेनॉल की जगह तो, या एसिटाल्डिहाइड की जगह एसीटोन लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल दिमाग में ये बात अच्छे से डाल लें, केवल हाइड्रोजन की जगह CH3 आ जाता है। अर्थात इस कार्बन पर जिस पर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसकी जगह CH3 आ जाएगा, बाकी वही रिएक्शन है। 3I2 प्लस 4NaOH CHI3 प्लस CH3COONA और बाकी सीधे वही होगा NaI प्लस H2O, कितने काम में पहले थे उतने ही। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, मैं इसमें पूरे बोर्ड से साइड में हो चुका हूं और इसे आप अच्छे से देख लोगे। उसके बाद कॉपी में इसका स्क्रीनशॉट रखने से ही फायदा नहीं, कॉपी में भी इसका आप अच्छे से लिख करके और इसे तैयार करें। एक बार हल्का सा रिवाइज करता हूं मैं, खाली 30 सेकंड के लिए। इनकी रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम हाइपोआयोडाइड बन जाता है। सोडियम हाइपोआयोडाइड एथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है और एथेनॉल बना लेता है। और उसके बाद आगे हम ट्राईआयोडो एसिटाल्डिहाइड बना लेते हैं। ट्राईआयोडो एसिटाल्डिहाइड का यदि हम क्षारकीय जलापतन, इन इंग्लिश एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस और बेसिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस करने पर आप देखोगे OH की जगह ON है, क्योंकि बेसिक है तो ये बन गया ये। अब हमने टोटल लिखा तो टोटल लिखने में हमें दिक्कत नहीं आई। एक बार 20 सेकंड के लिए मैं ये भी बता देता हूं साथ में। टोटल लिखने में हमें दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि कुछ इंटरमीडिएट बने थे, जैसे ये इंटरमीडिएट है, जहां पर बना तो आगे कंज्यूम हो गया।
लिखना है, काट कर लिखना है। अब आपने कर लिया तो मैं इसे थोड़ा समझाने के लिए इसे अभी बता देता हूं, जैसे क्या क्या कटेगा, कैसे कैसे कटेगा, बाकी संख्या कैसे आएगी। अब थोड़ा डिटेल से समझा सकता हूं क्योंकि मैं आपको इसे लिखने के लिए इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं शॉर्ट में चेंजेस कर देता तो आप नहीं समझ पाते। अब मैं इसे मिटाने वाला हूं, तो अब मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूं। जो इंटरमीडिएट यहां पर बना है वो यहां पर कंज्यूम हो गया तो कट गया दोनों तरफ का, तो यहां पर बन रहा है आगे कंज्यूम हो गया कट गया, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये यहां पर बन रहा है आगे कंज्यूम हो गया कट गया, लिखने की जरूरत नहीं है। अब NaOH बन कम रहा है, कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, इसलिए पूरा नहीं कटेगा, जितना बचेगा उसे हम लिख लेंगे। 6 NaOH बच गया। कैसे बच गया देखिए, 2 और 3 5, 5 दूनी 10 NaOH कंज्यूम होंगे, काम में लिए जाएंगे। 10 NaOH काम में लिए जाएंगे। एक यहाँ पर 11 में से बने तो खाली 5, 6 बच गए। ये 6 जो हैं वो बच गए, शेष रह गए। अब इसलिए लिखने होंगे। आयोडीन जो है वह आगे बन नहीं रहा है, इसलिए लिखेंगे। आयोडीन आगे बन नहीं रहा है इसलिए लिखेंगे। NaOH लिखेंगे, ये कंज्यूम हो रहा है, ये एज रिएक्टेंट है, लिखेंगे। बाकी को हमने बैलेंस कर लिया है मेरे हिसाब से। अब इसके बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। NaOH, I2, एथेनॉल यही बचे हैं, बाकी हमने हटा दिए और इसलिए रिएक्टेंट ये हैं। प्रोडक्ट में ये हट गए हैं, इसलिए प्रोडक्ट कौन से बचे हैं? NaOI, जो वो भी कंज्यूम हो जाता है, इधर कंज्यूम हो गया इसलिए NaOI कट जाएगा। Na और H2O प्लस ये 4 प्रोडक्ट आए, 1 2 और ये भी नहीं कटा और ये भी नहीं कटा, एज ए प्रोडक्ट। इस प्रकार से आप रिएक्शन जो है उसको देख सकते हैं। एथेनॉल यदि हम लें तो एथेनॉल जो है उसको की रिएक्शन यदि हम देखें तो उसमें हम 2 NaOI जो कंज्यूम कम होंगे, ये तो 4 जो है आप देखेंगे कि 2 NaOI कम होंगे, तो उसी अकॉर्डिंग ये इसमें काम आएंगे। मतलब 2 NaOH जो है वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 तो बनते ही हैं बाद में, 2 तो बाद में बनते ही हैं, तो 2 कम हो जाएंगे। 2 कम हो जाएंगे, 6 में से 2 कम कर दिए तो 4 बचे। 2 NaOI कम हुए तो 1 I2 कम हो गया, और इस प्रकार से रिएक्शन बैलेंस है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो इसे समझिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये थी मेथड ऑफ फॉर्मेशन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट लेते हैं इसकी गुणधर्म, जो रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। ये यदि हम देखें तो पीले रंग का ठोस है, येलो कलर्ड सॉलिड, पीले रंग का ठोस है, पीले रंग का ठोस। इस पीले रंग का ठोस जो है इसका स्थायित्व कम है। स्थायित्व कम होने के कारण यह अपघटित होकर, डिकम्पोज्ड होकर, अपघटित होकर आयोडीन देता है, I2 देता है। स्थायित्व कम है क्लोरोफॉर्म की तुलना में, स्थायित्व कम है तो अपघटित होकर के आयोडीन देगा, और आयोडीन एज ए प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक काम में आता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वह 392 केल्विन होगा, मतलब इतने पर ये पिघल जाएगा। 392 केल्विन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा इस पीले रंग के ठोस का। नेक्स्ट यदि हम देखें इसमें इस सॉरी थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा। पहले हम भौतिक गुणधर्म जो है वो लेते हैं। भौतिक गुणधर्म जो है वो ले रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा हिंट है, सॉरी। भौतिक गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो लेते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया ये पीले रंग का ठोस है। अब बेटे स्थायित्व कम होता है, इसका स्थायित्व कम तो अब गठित होकर के आयोडीन देगा 392 केल्विन, इसका एमपी होगा मेल्टिंग पॉइंट 392 केल्विन इसका एमपी होगा। यह जल में अविलय लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे क्लोरोफॉर्म में भी विलय है, इसी प्रकार से एथेनॉल CCl4 बेंजीन जैसे अद्वितीय विलायकों में यह पूरे तरीके से विलयशील है, घुल जाता है। जैसे विलायकों में यह घुल जाता है, विलायकों में विलयशील, विलायकों में विलयशील। इस प्रकार से आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो देख चुके हैं। अब और आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज और रासायनिक गुणधर्म और केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां पर थोड़ा ध्यान दें, इसके रासायनिक गुणधर्म जो हैं वो ठीक क्लोरोफॉर्म से मिलते जुलते हैं और इसका स्थायित्व कम होने के कारण ये इसके रासायनिक गुणधर्म जो हैं वो इसका स्थायित्व कम होने के कारण थोड़ी भिन्नता दर्शाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो होता है उसके साथ यदि हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करवाते हैं तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया नहीं करता। या शुद्धता के टेस्ट में आपने देखा था कि AgCl का पीला अवक्षेप आ जाता है, कब? जब फोस्जिन बनती है। यदि फोस्जिन हो, अशुद्धता आ जाए किसमें? क्लोरोफॉर्म में अशुद्धता आ जाए, वायु की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म बना ले और फोस्जिन जो है वो उपस्थित हो, तो उस स्थिति में ये जो AgNO3 के साथ HCl की रिएक्शन हो जाती है और AgCl का अवक्षेप जो है वो आ जाता है, प्रेसिपिटेट जो है वह आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शुद्ध अवस्था में क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ किसी प्रकार का अवक्षेप नहीं देता, लेकिन शुद्ध अवस्था में आयोडोफॉर्म जो है CH3 वह AgNO3 के साथ AgI का पीला अवक्षेप देता है, AgI का पीला अवक्षेप देता है। क्यों? क्योंकि यह कम स्थायी होने के कारण अपघटित होकर के आयोडीन देता है और यह आयोडीन जो है वह इसमें आयोडोफॉर्म का प्रेसिपिटेट बना देती है। अब आप देखें पीछे वाले वीडियो की भी अच्छे से एंडिंग नहीं हो पाई थी किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैं इसे अब आपको क्लोज करने वाला हूं और कल मैं इसकी रिएक्शंस के बारे में आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। तो उससे पहले आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस वगैरह जो हैं वो देख करके आए थोड़ा अच्छे से, और उसके बाद सभी रिएक्शंस जो हैं वो मिलती जुलती हैं। इसके साथ ये रिएक्शन करेगा, आयोडोफॉर्म का प्रेसिपिटेट बनेगा, सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिटिलीन गैस देगा। सब रिएक्शंस जो वो मिलती जुलती हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दें। और उसके बाद इसका एक्वाटिक डिकम्पोजिशन करेंगे, जल अपघटन करेंगे, तो उस कंडीशन में भी यह अपघटित होकर के फार्मिक एसिड वगैरह देगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसकी रिएक्शंस जो हैं वो मिलती जुलती हैं। इसके बाद हम कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ेंगे जिसे पायरीन भी कहते हैं, वैज्ञानिक नाम जिसका पायरीन भी है। और इसी के साथ ही आज की क्लास जो है वो यहीं पर समाप्त।